हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी न्यू टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी पजल डिस्कस नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्टेज पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो और अपना टाइम खराब कर रहे हो उन चीजों में, और जो एक्चुअल चीजें हैं जिन पे आपको टाइम लगाना चाहिए वहां पे आप नहीं लगा रहे हो। तो ये थोड़ी सारी चीजें मेरे दिमाग में आई कहां से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यार कल हमने एक सर्कुलर अरेंजमेंट का पजल डिस्कस किया था। आई होप आप सबने अटेंड किया होगा। जैसे ही वो पजल खत्म हुआ, कल से लेके आज तक मेरे पास कम से कम भी 20 to 30 स्टूडेंट्स वो एक डाउट लेके आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डाउट है। वहां पे एक पॉइंट गिवन था, मैं पॉइंट भी मेंशन करा दूंगा आपकी स्क्रीन पे कि गिवन था ए इज, कोई पर्सन का नेम था ए, इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये पॉइंट मेरे पास गिवन था सर्कुलर अरेंजमेंट में। स्टूडेंट्स आके पूछ रहे हैं कि सर ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी गिवन था, आप कह रहे हो यार इमीडिएटली लेफ्ट। आपको कैसे पता इमीडिएटली लेफ्ट? मतलब इतना ज्यादा मेरा मूड खराब हुआ उस चीज को देख के कि यार 2 मंथ बचे हैं कैट में और आपको अभी तक यही नहीं पता कि सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट में और इमीडिएटली लेफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। यार अगर कोई चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम इस लेवल पे तो प्रिपेयर करो कि कोई क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। आपको यही नहीं पता सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट में डिफरेंस क्या है। भैया सर्कल है, एक क्लोज्ड लूप है। अगर मैं ए टू द लेफ्ट में मान लो ये 8% है, मैंने बोला बी इज प्रेजेंट हियर। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी में अगर मैं बोल रहा हूँ यार ए इस पॉइंट पे है, ए इस पॉइंट पे है, ए इस पॉइंट पे है, कहीं पे भी आ सकता है ना ये तो। फिर ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी का कोई इंपॉर्टेंस ही क्या रहा? समझ रहे हो? यार अगर 20 पॉइंट पे है लेफ्ट में घूम के तो यार ए यहाँ पे भी है, तो ए कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होना ही था। तो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी का क्या सिग्निफिकेंस ही क्या रह गया? तो सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ए इमीडिएटली लेफ्ट ही मुझे पकड़ना पड़ता है, चाहे वो गिवन कराए चाहे वो गिवन ना कराए। स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे, मुझे तो लगा था यार आपको पता होगा ये पॉइंट, बट नहीं पता है। प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा यार। अगर कोई चीज कर रहे हो, कुछ ढंग से कर रहे हो, इस लेवल पे करो कि यार अपने को पता हो उसमें एक्चुअल में गिवन क्या है और कैसे अपने को प्रोसीडिंग करना रहेगा ना। और कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि यार किसको पहले हम करें। कुछ आपने कोर्सेज ज्वाइन करे होंगे, कुछ शायद बूस्टर कोर्स में होंगे, कुछ रेगुलर कोर्स में होंगे, कुछ मॉक्स दे रहे हैं स्टूडेंट, कुछ सेक्शनल दे रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्चुअल में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। क्या पहले मॉक दें, सेक्शनल दें, क्लासेस करें, रिवीजन करें, असाइनमेंट दोबारा से लगाएं? तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज जो क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो आप कर रहे हो ध्यान से सोचना। आप भी इनमें से कुछ चीजें कर रहे होगे, आगे से मत करना अगर एक अच्छा स्कोर अपने लिए सोच रहे हो तो। सबसे पहला पॉइंट तो यार रोज दिखता है मुझे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार। 2 फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिक्स का टॉपिक आता है फेसबुक पे, लड़ने बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, 1-1 घंटा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। भैया उससे हुआ क्या? आपका ही तो नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल रहा पॉलिटिक्स का। दूसरा स्पोर्ट्स में, भैया आरसीबी जीत गई, आरसीबी हार गई, आपस में लड़े बैठे हो, टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा। अल्टीमेटली आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करके जो चीजें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, बट आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। आप पता ही नहीं चल रहा कि यार टाइम जा रहा है। आप कहते हो यार मैं तो प्रिपेयर कर रहा था पूरा टाइम, बट अल्टीमेटली फेसबुक में डिस्कशन कर रहे थे। तीसरी टाइप के स्टूडेंट्स कौन से हैं? कोई फेसबुक पे कोई फेक आईडी आती है, वो अपना कुछ कंसर्न पूछती है, कोई कैटेगरी रिलेटेड कंसर्न पूछती है, या अपने 10th 12th मार्क्स के रिलेटेड कुछ कंसर्न पूछ रही है, कैट के रिलेटेड कुछ कंसर्न पूछते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसको बैश करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार तुझे अभी तक यही नहीं पता, अब तेरा क्या होगा, तेरे पास कैटेगरी है, बिना कैटेगरी के करके दिखाओ, ये कट ऑफ और कट ऑफ। या जो चीजें हैं ही नहीं अपने हाथ में, उनके ऊपर इतना ज्यादा डिस्कशन करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है? खुद से सोचो, क्या आप इन चीजों पे अपना टाइम खराब कर रहे हो या नहीं? यार इन चीजों पे अगर आप टाइम वेस्ट करते जाओगे, कब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा? कब आपको टाइम मिलेगा कि आप मॉक को एनालिसिस कर लो? कब आपके पास टाइम मिलेगा यार आप क्लासेस कंप्लीट कर लो? अगर आप फालतू चीजों में ही अपना टाइम स्पेंड कर दोगे, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। कोविड से भी ज्यादा डेंजरस ये तीनों चीजें हैं कि यार आप अपना टाइम जो है वो बिना बात के ही वेस्ट किए जा रहे हो। दूसरा, एक और कैटेगरी के बारे में बताता हूँ कि यार हर एक की ही लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। देन उसके बाद में क्या होता है कि यार एक कोई आपका फ्रेंड है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप में भी है, बट सामने वाले को ज्यादा थोड़ा इमोशनल है, तो आप एक दूसरे के दुख बांटने में लगे रहते हो हर टाइम। मेरे स्कोर नहीं आ रहे, मेरे घर में ये बीमार हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वांट। तो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करने में आप घंटों फोन पे बिता रहे हो, मैसेजेस में कर रहे हो। भाई पढ़ लो ना उतने टाइम में, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, बिना पढ़े तो नहीं इंप्रूवमेंट होता है। ये भी छोड़ते हैं। अगर मैं पढ़ाई रिलेटेड बातें करूं यार, वहां पे आप क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो शायद ओनली बीएआरसी कर रहे हैं, ओनली शायद क्वांट कर रहे हैं, या सिर्फ एलआरडीए कर रहे हैं। भैया अगर आप एक भी सेक्शन को छोड़ रहे हो तो प्रॉब्लम आपको होने वाला है। ये चीज तो अपने दिमाग में डाल दो, प्रॉब्लम होने वाला है, होगा ही होगा, क्योंकि आप एक सेक्शन को छोड़ दे रहे हो और अल्टीमेटली वहीं पे ही आपका परसेंटाइल जो है लूज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा जो चीज है, अभी भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो निकल नहीं पाए इस चीज में कि यार कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक कैट ने रिलीज करे ही नहीं है, सैंपल पेपर आएगा शायद उसमें भी वो रिलीज ना करें, आपको डायरेक्टली डी डे पे पता चले। भाई अगर जब भी आपको पता चलना होगा उसी दिन पे सबको पता चल रहा है, तो आपकी अभी से इतनी ज्यादा एस्टिमेशंस करने का क्या पॉइंट बनता है?
हमें पता चल चुका है यार कम से कम 60 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 75 आ जाए, मे बी 80 आ जाए, बट ये नहीं पता ना कितने आएंगे। तो क्या मतलब बनता है ये सोचने का कि यार इतने क्वेश्चन आएंगे, उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज में भी। जितने भी आने होंगे अपने को हैंडल करने पड़ेंगे, और प्रिपरेशन तो अपना वही चलेगा, क्वांट बी आर ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। और क्या प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो कि यार YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, 1000 टीचर और वीडियो बना रहे होंगे, फेसबुक पे अननेसेसरी पोस्ट हैं पॉलिटिक्स की, एंजॉयमेंट रिलेटेड, करो एंजॉयमेंट जरूरी है वो भी, बट यार पूरा टाइम ही क्या उसमें घुसा दोगे, ये आपको डिसाइड करना है कि यार आपके टारगेट कॉलेजेस कौन से हैं, कितने टाइम से आप एंजॉयमेंट करके आगे बढ़ सकते हो, या पूरा टाइम ही आपको एंजॉयमेंट में दे देना है। ये आपको समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर YouTube पे कोई वीडियो आ रहा है, समझ लो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, अगर कोई वीडियो आ रहा है, अगर मैं भी कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार मेरा कंटेंट में कुछ बात होगी जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसको जरूर देखो। अगर आपको लग रहा है यार ये बंदा मेरा टाइम खोटी कर रहा है, तो उस बंदे को फॉलो करना बंद कर दो। चाहे आपको मेरे केस में भी वैसा लग रहा हो, जरूर कर दो कि यार मुझे फॉलो करना बंद कर दो। कोई बोलेगा नहीं है कि फॉलो करना बंद कर दो, क्या, क्योंकि सबको ही व्यूज चाहिए, सबको सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे भी चाहिए, अगले को भी चाहिए, बट ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज सही है। कोई टीचर आ रहा है, कोई टीचर क्या मार्केटिंग वाले ज्यादा रहते हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, कहानियां डाल रहे हैं कि यार ये रहेगा वो रहेगा, आप फॉलो करते जा रहे हो, घंटों तक देखते जा रहे हो, रोज नई स्ट्रेटजी सोचते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम ही खराब हो रहा है और कुछ भी इससे नहीं होगा। आपका ईयर निकल जाएगा, आप 2020 से 2021 पे मूव कर जाओगे, दोबारा से प्रिपेयर कर रहे होगे, फिर से वही वाली वीडियोस देख रहे होगे, कोई फायदा नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि यार कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि यार मैं कैट को कंसीडर करूं ओनली, या फिर बाकी एग्जाम्स को भी मुझे देना चाहिए। ऑब्वियसली यार सारे एग्जाम्स को, तो ये गलती मत करो कि ओनली कैट पे डिपेंडेंट रहो। मे बी कैट वाला दिन आपका खराब चला जाए, तो अपना ईयर तो खराब नहीं होता, आपके पास बाकी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी, आप उनको फोकस करो। बाकी ऑप्शन जो है वो स्नैप, IFT, एनमेट, जेट, ये सारे एग्जाम्स भी आपको देना चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं कि यार मॉक्स के लिए आपको अभी भी लग रहा है यार बात के लिए छोड़ देते हैं, अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, तो यार सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। बात ये दिमाग में बिठा लो, सिलेबस आपका एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस का कभी भी ओवर नहीं होता है। आपको लगेगा यार आने वाले 10 दिन में हो जाएगा, नहीं होएगा। आपको लगेगा यार मुझे रिवीजन करना है, अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं रिवीजन कर लूं मुझे भूल रहा है, मैं रिवीजन कर लूं मुझे भूल रहा है, तो ये चीजें चलती रहेंगी, बार बार होता रहेगा। आपको मॉक्स अल्टीमेटली स्टार्ट करने होंगे, 2 मंथ बचे हैं, अभी हाई टाइम है, अगर स्टार्ट कर दोगे तो अभी भी चांस है अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हो, ठीक है। नाउ इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स भैया मॉक तो चलो ठीक है दे दिया, ऑफिस जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है मॉक एनालिसिस करने का, नेक्स्ट वीक में देखूंगा। जितना ज्यादा टाइम गैप डाल दोगे मॉक देने में और एनालिसिस करने में, उतना ही वो एनालिसिस किया हुआ आपके लिए जीरो हो जाएगा। आपने आज मॉक दिया, आप 10 दिन के बाद में एनालिसिस कर रहे हो, वो इतना जो आपने बीच में गैप डाल दिया, आपको पता ही नहीं है आपने क्यों कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था, आप एनालिसिस कर रहे हो, कैसे इंप्रूव करोगे, ये आपको फिगर आउट करना होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे ही विंडो ओवर होता है 2-3 दिन में आप एनालिसिस करके उसको खत्म कर दो। 10 दिन वेट मत करो उसका एनालिसिस करने में, अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करो। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, जो आप अननेसेसरी चीजें फॉलो कर रहे हो और उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको वो नहीं करना होगा। गिव अप तो यार करो मत, ऑब्वियसली बात है गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं हर बारी मॉक्स में 40-50 परसेंटाइल के आसपास स्कोर घूम रहा होता है, आते 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 अपना लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन है वो बढ़ाते चले जाते हैं, टाइम जो है इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ते वो, और अल्टीमेटली अच्छा स्कोर कर लेते हैं। कैट शायद उनका क्रैक ना हो, वो स्नैप क्रैक कर लेंगे, एनमेट क्रैक कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ पेपर तो जरूर करेंगे अगर वो ऑनेस्टी के साथ में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। एक एक दिन मैटर करता है, एक एक दिन मैटर करेगा। अगर आप आज का दिन खराब कर रहे हो, उसके रिग्रेट में आप कल का दिन भी खराब करोगे कि यार कल मैं पढ़ लेता तो आज का दिन जो है वो मुझे टॉपिक आता होता। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, एक टॉपिक आपने आज किया, शायद आप कल मॉक दो उसी में वही टॉपिक आ जाए, आप सही कर दो। एक एक टॉपिक आप रिवाइज करते रहो, मे भी आपको भूल रहा हो, आपने रिवाइज करा, क्वेश्चन मॉक में आया, आपने सॉल्व कर दिया। एक एक क्वेश्चन से ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। एक दिन में ही कोई 150 प्लस स्कोर पे नहीं पहुंचता भाई, स्टार्टिंग किसी का एक छोटे लेवल से ही होता है, वो इंप्रूव करता जाता है करता जाता है, और एक उसका लेवल जो है वो इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचो यार एक दिन में उठूंगा, उठते ही मेरा जो स्कोर है वो एकदम से ऊपर चला जाएगा, वैसी चीजें कभी भी नहीं होती ना। एक बात करते हैं इस चीज के रिलेटेड कि यार मैंने कैट का जो पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज होते ही मैंने मॉक दिया, इसके बाद में मेरी जिंदगी बदल गई। बहुतों को लगा होगा कि यार पहले जब मैं मॉक्स दे रहा था मेरा स्कोर आ रहा था 90-95 तक, अभी मैंने मॉक दिया मेरा स्कोर चला गया 70-75 तक। दूसरी कैटेगरी के भी होंगे जिन्होंने पहले मॉक देते थे 80-85 तक आते होंगे, और अब मॉक दिया वो डायरेक्टली 90-95 तक चले गए। मैं रीजन बता देता हूँ क्या है। ये इस सिचुएशन में आप लकी भी रहे हो सकते हो, और दूसरा चीज मे भी नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स जो हो वो उस पर्टिकुलर मॉक के लिए कम हो, ये भी रीजन हो सकता है। और जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, भैया एक बात समझ लो, जैसे ही पेपर का पैटर्न होता है आपकी गेम जो है वो चेंज होगी। जैसे ही पेपर का पैटर्न चेंज होता है आपकी गेम चेंज होती है। पहले 3 आवर थे,
आपके पास इनफ टाइम रहता था एक एक सेक्शन के लिए। यहाँ पे अब आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको स्ट्रेटजी में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो इट्स नॉर्मल, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मल है भैया, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा कि यार मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर अभी तक प्रिपरेशन करते आए थे तो आगे भी चीजें जो है वो अच्छी ही जाएगी। अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ये मत सोचो यार पता नहीं क्या हो गया, अब तो मेरी लाइफ गई, मैं 2021 के लिए सोचता हूँ, अभी नहीं होना मेरा कुछ भी। ये पॉइंट्स को दिमाग में नहीं लेके आना आपने को, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रायोरिटी, क्या मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है कहीं पे या नहीं कर रखा, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। मान लो आपने कहीं पे कोर्स ज्वाइन करा हुआ है, लेट इट बी आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करा बूस्टर में, रेगुलर में, या कहीं और पे रेगुलर या क्रैश कोर्स, कहीं पे जो भी आपने ज्वाइन किया, तो यार अगर आपने कोई जगह पे ज्वाइन किया है तो इट ऑब्वियसली मींस दैट आपको उन पे ट्रस्ट है। तो यार अगर किसी चीज पे आपको ट्रस्ट है तो इट ऑब्वियसली मींस दैट उनके कंटेंट में भी कुछ दम होगा। तो यार अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो, उनके कंटेंट पे दम भी है, तो आपको पहला पॉइंट तो ये समझ में आ जाता है ना कि यार ये प्रायोरिटी मेरा सबसे फर्स्ट नंबर पे रहना चाहिए। अगर कोई कोर्स मैंने ज्वाइन करा है, वो अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, तो ऑब्वियसली आपका वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। उसको ये मत सोचना यार बाद में देख लूंगा, बाद में नहीं टाइम बचेगा, अभी आज की याद कर लो। मान लो आज एक क्लास होती है 10 to 12, अब बाई चांस नहीं भी कर पाते या कर लेते हो, आपको बाद में रिकॉल तो करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे उतना बेटर है। अननेसेसरी आप सोचो यार इस वीक में 5 क्लासेस है, वीकेंड पे कर लूंगा, भाई वीकेंड पे अगर 5 क्लासेस करोगे तो मॉक सेक्शनल कब दोगे, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये क्लासेस का रोल है वो इंपॉर्टेंट है और रेगुलर ही करनी होंगी। आपको परसिस्टेंट रहना होगा कि यार करते जाओ, जैसे ही रुक गए वैसे ही गेम आपका खत्म। देन इसके बाद में आप क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस के बाद में आपका रोल इंपॉर्टेंट आता है रिवीजन। बिना रिवीजन के काम बनेगा नहीं। अब मॉक दोगे, आपको चीजें भूल रही होंगी, स्पेशली क्वांट्स में ऐसा होता है, आपको टॉपिक याद ही नहीं होगा कि यार यहाँ पे कैसे करते थे, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एलआरडी एंड बीएआरसी के लिए रिवीजन का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, तो आपका मेन जो प्राइम फोकस रहेगा रिवीजन के पॉइंट पे वो क्वांट्स के लिए ही रहेगा कि क्वांट्स में आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना पड़ेगा ना। इसके बाद में अगर मैं रिवीजन के बाद बात करता हूँ तो यार आपका मेन एम आ जाता है सेक्शनल्स, क्योंकि अभी आपको क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको सेक्शनल देने होंगे, बीआरसी एलआरडी क्वांट तीनों के सेक्शन देने पड़ेंगे और आपको अपना स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। एक चीज और बता देता हूँ कि यार क्वांट के पेपर अटेम्प्ट करने के वे में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। पहले जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंडिविजुअल है, 1 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट से, अब 40 मिनट्स में लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। बट एलआरडीए में आपका डिफरेंस आता है क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चंस के साथ जुड़ा हुआ है, एक पजल 4 क्वेश्चंस के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यार अगर एक पजल 4 क्वेश्चंस के साथ जुड़ा हुआ है, अल्टीमेटली क्या होता था, आप 2 सेट में भी 25 मिनट में सॉल्व कर लेते थे, देन थर्ड सेट के लिए आप 20-25 मिनट्स देते थे, आप सॉल्व कर लेते थे जब 60 मिनट्स का टाइम था। अभी भी वैसा ही होगा कि आप फर्स्ट 2 सेट्स तो मे बी आप 25-30 मिनट्स में कर लो, बट लास्ट सेट के लिए आपको टाइम नहीं बचेगा। तो एलआरडीए में आपको स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो कि यार कैसे आपको एलआरडीए का पेपर बेटर वे में अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उस वीडियो से पहले आपको ये करना जरूरी है कि आप सेक्शनल दो, सो दैट आपको पता चले कि यार आप जिस वे में सॉल्व कर रहे हो क्या वो वर्क कर भी रहा है या नहीं। स्ट्रेटजी का जरूरत आपको कब पड़ेगा, जब आप अपना स्ट्रेटजी लगाओ वो वर्क ना करे। यार आपने अपना स्ट्रेटजी लगाया नहीं है, पहले से ही मुझसे पूछ रहे हो, तो आपका अपना स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हर बार सेम ही टाइप की चीज थोड़ा आती है, हर बार डिफरेंट आता है, तो आपका अपना स्ट्रेटजी भी होना चाहिए ना एक, कि कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेक्शनल दे दो, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एनालाइज करो कहां पे आप मिस्टेक करे, कहां पे बेटर करने का स्कोप था, एनालिसिस करते हो, उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर्म हुआ, उसके बाद मूव कर जाओ मॉक्स के ऊपर। मॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद में मॉक्स तो गलती देखो क्या हुई उसको एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद में इस फेज के ऊपर वापस आ जाओ, रिवीजन करो, फिर से सेक्शनल्स, एनालाइज, मॉक्स, एनालाइज, ये आपका चलता रहेगा ना। इसके अलावा आपकी बात आती है YouTube की। भैया YouTube पे आपको कब आना है, जब आप बाकी चीजों से फ्री हो जाते हो। तो आप फ्री हो गए हो बाकी चीजों से, आपको लग रहा है यार मेरे पास टाइम है, अब मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूँ, एक्स्ट्रा सोर्सेज मुझे फॉलो करने हैं, तो आप YouTube पे आओ, कांसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखो रेदर देन इन स्ट्रेटजीज के ऊपर। हर रोज नया स्ट्रेटजी आपके लिए कभी वर्क नहीं करेगा कि यार इतने क्वेश्चन आएंगे उतना कट ऑफ जाएगा, भाई कितने क्वेश्चन आने हैं पता नहीं, तो कट ऑफ कैसे पता चल जाएगा, है ना। वो तो ठीक है व्यूज के लिए बना देते हैं कि भैया कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, नहीं पता ही नहीं, अभी क्वेश्चन कितने आने नहीं पता। एक मोटा मोटी पॉइंट अपने को पता है कि यार हर एक पेपर में जनरली 50% स्कोर पे आपका 99 प्लस बनता है, चाहे बहुत ज्यादा इजी बन जाए चाहे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाए, इस परसेंटाइल के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक आइडिया ये रख सकते हो कि यार जितने क्वेश्चन आएंगे 50% अगर करेक्ट करते हो 99 प्लस परसेंटाइल पे रीच कर जाते हो। अब इससे ज्यादा आप एनालिसिस पे चले जाओ, भैया बार ग्राफ बना रहे हो, पाई चार्ट बना रहे हो कि कितना परसेंटाइल कितने स्कोर में चला जाए, क्या जरूरत है। मतलब आपकी प्रिपरेशन पे इन चीजों का क्या कोई इंपैक्ट है। अभी खुद से सोचना, खुद से एक प्रैक्टिकल चीज समझना कि यार मान लो मैंने बोला कि यार क्वांट में आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपका ये स्कोर आ जाएगा, ठीक है।
आपका टारगेट क्या है, 99 लेके आना है मुझे, आपने 15 स्कोर कर दिए, आपका 99 बन चुका है। मैं बता रहा हूं आपको, पहले से पता चल गया आपका 99 बन गया। 16th क्वेश्चन आया, 3 मिनट बचे हैं, आपको वो क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट नहीं करोगे क्या? करोगे ना भाई। बंदे की जब जान जो है वो जाने वाली है, वो अटेम्प्ट मारता है ना कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से। तो पेपर में भी आप वही करते हो, आपको जो जो आता है आप उस पर अटैक करते हो ना। मैं बोलूं आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, आपसे 12 नहीं मिल रहे वहां पे, तो 15 करोगे क्या? वो तो ऑब्वियस ही बात है, जितना भी आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना करने का ट्राई करते हो, तो वही तो करना है। जितना भी टाइम रहेगा आपको उतना ही टाइम अच्छे से यूटिलाइज करने का ट्राई करना है। इसमें इतना ज्यादा रॉकेट साइंस क्या लगा रहे हो भैया, यहाँ से एक तारा आएगा, वहां से दूसरा स्टार आएगा, दोनों मिलेंगे कुछ जादू होगा। नहीं करना है यार, इतना सब नहीं करना। अपना प्रिपरेशन प्लान सिंपल रखो, जितना कंसेप्चुअल चीजों के ऊपर वर्क करते रहोगे उतना फायदे में रहोगे। बाकी कंसेप्ट जो है वो पढ़ते चले जाओ। ऐसा मत सोचना अभी कोई एक टॉपिक साइडलाइन कर देते, ज्योमेट्री छोड़ दूं, अरिथमेटिक में से ये टॉपिक छोड़ देता हूं, रेसिस मुझे नहीं आता छोड़ देता हूं। ये मत करो, अभी 2 मंथ्स का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लो। एक अच्छे लेवल पे अभी भी रीच कर सकते हो, बट आपको अपना टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। बातों को ध्यान में रखना, एंड अगर पॉइंट्स रिलेट ना कर पाए हो तो जरूर बताना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गड़बड़ कर रहे थे, मेरे दिमाग में थे ये पॉइंट्स बड़े टाइम से। कल वाली वीडियो में भी समझ में आया कि यार एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं पता चल रहा। तो प्रॉब्लम्स है अपनी, तो टाइम को अपना अच्छे से यूटिलाइज करो, जरूरी है अभी के स्टेज में। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। बाय बाय।